96, हाँ 70, 71 की बात। हाँ हाँ अच्छा, उसका यूज़ लग रहा है ना, वो आ रहा है ना, वो जब ना सीक्वेंस करते हैं ना तो वो यूज़ लगता ही है। उसी बात को तो समझा रहे थे कल। बन जाएगा कॉपी में नहीं, आप एग्जाम हॉल में बनाना, लिख देना, वो नीचे ना रफ कार्य के लिए रहता है जो है ना, वहाँ पर काम आएगा। चलो आगे जी बताओ तो, भाषाएं बताओ तो चश्मा। हाँ बोलो ना। बता दूँ? चलो ठीक है, बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, 14 भाषा है ना, हाँ बता देते। ठीक है, पहले इन लोग वो बताओ ना, 8 भाषाओं को बताओ। बोलो। बोड़ा, ये कौन सा भाषा हो गया, नया हो गया? बोड़ा, बोडो, बोडो, हाँ बोलो। कौन बताएगा? आप तो आए नहीं थे क्या? हाँ आए थे, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। हाँ उधर बाजू में डेट संशोधन बताइए, कौन कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? संशोधन हो गया, चालू कर दीजिए। संशोधन बताओ, चालू कर दिए हो क्या? संशोधन 21, 71, 92 याद आया? चलिए चलिए अब स्टार्ट करते हैं ना, बोलो ना। आ गया ना क्वेश्चन? तो कल आए थे कि नहीं आए थे? शपथ पत्र तो नहीं है ना, है ना? अरे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मतलब वही, उपराष्ट्रपति का भी कहाँ है? जिसका जिसका नाम लिए थे ना, ठीक है, जो जो नाम लिखे थे वो है, और जो नहीं लिखे थे वो नहीं है। राज्यपाल का भी नहीं है, ठीक है ना? ठीक, तो क्वेश्चन आया हुआ है। मैं पहले दिन जब पढ़ाना स्टार्ट किया था तभी आपको बताया था, ये ऑनलाइन वालों आप लोग ही बताए थे कि आप लोग सॉल्व पेपर बनाइए। तो जब मैं बोलता हूँ कि बनाइए तो मैं बना के आया हूँ तब तो बोल रहा हूँ ना, है कि नहीं? तो मैंने देखा है प्रश्न, इसलिए कह रहे हैं कि आप भी बनाइए ताकि आपको भी क्लियर हो जाए कि कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। क्लियर है? तो आप लोग अपनी तरफ से मेहनत करें, हम तो कोशिश कर ही रहे हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट जो आप पूछ रहे थे, पहले आपका डाउट क्लियर कर दे, थोड़ा सा उन लोग को भी बता देते, इन लोग को भी, कि ये जो भाषाएं बताए थे अनुसूची 8 में डाउट आ गया था। एक डाउट है कि सर वो जो और भाषा है उसका भी बता दीजिए, है ना? 14 भाषाएं जो थी, मतलब टोटल 22 भाषाएं हैं, है ना? तो आप पूछना चाह रहे हैं। देखिए ये भारत समझ लो, है ना? अब भारत का अगर स्टेट्स का नाम आपको पता है ना तो आपको भाषाएं भी पता चल जाएंगी, ठीक है? देखिए पहला कौन सा स्टेट है, बोलो? कश्मीर, तो कश्मीर से कश्मीरी, क्लियर है? एक, ठीक है। दूसरा उसके बाद कौन सा स्टेट है? पंजाब, पंजाब से पंजाबी, ठीक है, ओके। उसके बाद देखो ये इधर कौन सा स्टेट है? राजस्थान, राजस्थान से राजस्थानी, इसलिए नहीं बता रहे थे, इतना इजी है इसकी, ठीक है। ग से गुजरात, ग से
गुजरात से गुजराती, ओके। उसके बाद महाराष्ट्र से मराठी, है ना, मराठी, मराठी मानुस, है ना, ये मराठी। उसका इधर में कर्नाटक, कर्नाटक में गोवा तो ऑलरेडी कोंकणी हो चुका है ना। कर्नाटक में कन्नड़, कन्नड़, है ना, केजीएफ, केजीएफ वही वाला, यस वाला। उसके बाद इधर केरल, केरल में मलयालम, मलयालम, ये शास्त्रीय भाषाएं भी है ना, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये और ये आपका पीडीएफ मिलता है तो उसमें लिखा हुआ है शास्त्रीय भाषाएं भी हैं। शास्त्रीय समझते हैं, शास्त्रीय भाषाएं, ठीक है। चलो छोड़ो अभी, कन्नड़ अभी मलयालम है, मतलब जिसका हिस्ट्री जो है कम से कम 1500 साल पुराना हो, जिसका एक अपना यूनिक ग्रामर हो, ठीक है, उसको फोक आपका लैंग्वेज बोलते हैं, शास्त्रीय भाषाएं बोलते हैं। 6 हैं अभी वर्तमान में। सबसे पहले तमिल आपका तमिल भाषा को बनाया गया, दूसरे में संस्कृत को बनाया गया, ठीक है। तभी 6 हैं, गिनवा दूंगा अभी, यहीं गिनवा दूंगा, ठीक है। तो कन्नड़ और मलयालम, क्लियर है। कितना हो गया गिनते रहना जी, मैं नहीं गिन रहा, 14, ठीक है, बाद में गिन लेना। इधर तमिलनाडु में कौन सा हो जाएगा, तमिल। पहली शास्त्रीय भाषाएं हैं, पहली शास्त्रीय भाषा में सबसे पहले 2004 में तमिल जुड़ी थी, ठीक है। पीडीएफ मिलेगा तो मिल जाएगा उसमें। तमिल के बाद देखो ऊपर में कौन सा है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तेलुगु जानते हो ना, पुष्पा फ्लावर समझा है क्या, वही वाला तेलुगु, वही तो तेलुगु है ना, तेलुगु। उसके बाद आ जाओ कहाँ, उड़ीसा, उड़ीसा में ओडिया, ओडिया जो है, ओडिया, ओडिया भी शास्त्रीय भाषा है। सबसे नई जुड़ने वाली भाषा कौन सी है ना, ओडिया, ओडिया वही सबसे अभी नया, सबसे लेटेस्ट जुड़ने वाली शास्त्रीय भाषा है ओडिया। लैंग्वेज में पढ़ोगे वैसे, ठीक है, गिन लेना। उसके बाद देखो हमारा प्यारा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, सब में क्या बोलते हैं, हिंदी, हिंदी, है ना, हिंदी, हिंदी नहीं होगा, है ना, हिंदी। और उसके बाद देखो इधर आ जाओ, पश्चिम बंगाल, रसगुल्ला खाबो कौन सा होगा, बांग्ला, है ना, बांग्ला, बांग्ला, भालोवाची वाला। और उसके बाद इधर चलो, किधर चला आएगा, ये आपका असमिया, ठीक है। और 2 और बच्ची होंगी, 12 हो गए, गिनो तो कितना हुआ, 12 हुआ, 14 हो गया, 14 कैसे हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 हुआ ना, हाँ 14 कैसे, हाँ पंजाबी सबको गिन के भी लिख लो। अरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ही तो हुआ, और 13, अच्छा हिंदी 13 है ना। 1 बज गया, जिसको नहीं देखोगे तो मार डालेंगे, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, सॉरी, उर्दू, कौन सा हो जाएगा, उर्दू, उर्दू, ठीक है, उर्दू जी, उर्दू, है ना, उर्दू भी हमारी है। हाँ क्या, कहाँ बोलते हैं, कहीं बोल दो, है ना, पूरे भारत। अब बोलोगे हिंदी कहाँ बोलते हैं अरे मैंने स्टेट वाइज मैंने नाम याद करा, इसको नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, बस वो पूछे हो तो बता दे रहे, ठीक है। हाँ आया, इसमें बीएड वर्ड में आया होगा, इसमें भी आया, अच्छा ठीक ठीक। 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक, आगे बढ़ें। चलो आज का हमारा जो टॉपिक था वो हमारा प्रस्तावना। मैंने संविधान बताना चालू किया था, संविधान में हम लोगों ने देखा था अनुसूचियाँ हमने कंप्लीट कर ली थी, ठीक है, जो कि आपकी सिलेबस में है ना, सिलेबस के में अगर जाएं तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, ठीक है, आगे भी काम आएगा। अनुसूचियों के बाद हम लोग देखते हैं प्रस्तावना को। किसको देखते हैं, प्रस्तावना। प्रस्तावना जो क्या है पहले इसको समझ लो, उद्देशिका क्या है। जब संविधान बन रहा था ना, तो हमारे जो संविधान बनाने वाले जो लोग थे, संविधान निर्मात्री सभा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो डिसाइड करती है कि हमारा कोई उद्देश्य तो होना चाहिए, हम लोग क्यों बना रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक प्रस्तावना लेकर आया, एक उद्देशिका लेकर आया कि संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है। और उसको चेपे हम लोग कहाँ से जानते हो, अमेरिका से। कहाँ से कॉपी किए हैं, अमेरिका से। ये प्रस्तावना जो है ना, हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से कॉपी पेस्ट किया। तो हम सबसे पहले जब उद्देशिका प्रस्ताव जो है, देखो पहले सुनो थोड़ा सा, इसमें एक्स्ट्रा बता रहा हूँ।
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब कहने वाला संविधान निर्मात्री सभा जब बैठी संविधान बनाने के लिए वो डेट था 9 दिसंबर 1946। कब बैठी है? 9 दिसंबर 1946। पहली जब मीटिंग होती है संविधान निर्मात्री सभा की कब होती है? 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो बैठक होती है कब होती है? तो 11 दिसंबर 1946। कब होती है? 11 दिसंबर 1946। यहीं पर परमानेंट जो अध्यक्ष हैं वो हमारे राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं। कौन बनते हैं? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है, संविधान बनाना है ना, तो उसके लिए बैठक होगी, आजाद होने वाले हम लोग, तो पहली बैठक कब होगी? 9 को। दूसरी बैठक जो परमानेंट प्रेसिडेंट बने कौन होगा? 11 दिसंबर। कौन? राजेंद्र प्रसाद। और इसी के बाद देखिए 13 दिसंबर की बात है जो यहाँ से लिंक हो जाएगा। 13 दिसंबर 1946 को हमारे यहाँ उद्देशिका प्रस्ताव जो है प्रस्तुत होता है, ठीक है। अरे पास करवाना पड़ेगा ना, तो उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत कब हुआ? 13 दिसंबर 1946 को। प्रस्तुत करने वाले का नाम क्या है? तो जवाहरलाल नेहरू। कौन प्रस्तुत किया है? तो जो एक कॉपी किए अमेरिका से लेकर आए संविधान के सामने, संविधान निर्मात्री से, देखो ना ये उद्देश्य है हमारा, पढ़ने वाले हैं उसको क्या लिखा था, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। तो क्या चीज़ है उसको उन्होंने लाया, संविधान का उद्देश्य बोला, प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया? तो डेट है 13 दिसंबर। लोगों ने चर्चा किया, चर्चा होने के बाद ये 22 जनवरी को पास हो गया। कब पास हुआ सर्वसम्मति से? 22 जनवरी 1947 को क्या हो गया? ये पास हो गया। क्लियर है ना? जो हमारा प्रियम्बल है, उद्देशिका है, ये प्रस्तुत हुआ 13 दिसंबर को नेहरू जी के द्वारा, ठीक है। सुनो ना, ऐसे समझ लो, मान लो यहीं पर मैं कोई प्रस्ताव रखता हूँ कि चलो आज से ऐसा करते हैं कि आज से रात को 10-11 बजे क्लास लगवाएंगे। प्रस्ताव रखा मैंने, ठीक है, चश्मा, चर्चा हुई, 1-2 लोग बोले कि सर हमको बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे ठल्हा तो रहते हैं, यूट्यूब चलाते रहते हैं ऐसे कर, है ना, क्या करते हो? सोए रहते हैं, यूट्यूब चलता रहता है 10 के 11 बजे, वही तो, और क्या काम, अब बतियाते रहो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करते, है ना। तो 2 काम, हाँ कोई लोग एग्री, हाँ सर ठीक है, अच्छा है, मस्त खाली समय रहता है। और उसके बाद चर्चा हुई, चर्चा होने के बाद प्रस्ताव पास हुआ, होता है ना ऐसे, वैसे इसमें समझ लो, प्रस्ताव आया कब? 13 तारीख को चर्चा होगी, और पास कब होगा? तब 22 जनवरी बन जाएगा। तो 22 जनवरी को पास होगा। आखिर अब मन में आ रहा होगा सर इसमें था क्या? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या था, पूरा एक लेटर जैसा मिलेगा आपको। इसमें हमारे संविधान का उद्देश्य क्या होगा, हमारा संविधान कहना क्या चाहता है। अगर कोई संविधान पूरा नहीं पढ़ना चाहता तो उसको पढ़ा देना, इसको उद्देश्य का प्रस्ताव, ठीक है, समझ जाएगा हमारा संविधान कहना क्या चाहता है। यानी बड़ा 22 भाग को अगर कोई नहीं पढ़ना चाहता है तो क्या पढ़ ले? वो उद्देश्य का पढ़ ले। संविधान बनाने का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है, संविधान की जन्म कुंडली जो अगर खोलनी है, ठीक, के एम मुंशी ने बोलते हैं इसको, अरे चर्चा होता है ना, बोलते हैं संविधान की जन्म कुंडली, ठीक है, क्या है ये? आपका प्रस्तावना को बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये प्रस्तावना बहुत जरूरी है। संविधान को अगर जानना है तो प्रस्तावना पढ़ लो। आपके पास समय नहीं है ना, प्रस्तावना इसीलिए पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है, संविधान जान जाओगे पूरा। ओके ओके ना, आगे बढ़ जाए। अब देखो संविधान की प्रस्तावना हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ठीक। देखो सबसे पहले प्रस्तावना में हम लोग सामान्य परिचय देख लेंगे, जो कि देखे अभी, ठीक है। साथ फिर प्रस्तावना देखेंगे क्या है, और लास्ट में देखो वैसे ना ये पीएससी का चला जाता है, वाद और विवाद देख लेंगे। फिर भी एक वाद विवाद केस होता है ना, केस बता दूंगा एक केस, ठीक है, गोलकनाथ वाला, केशवानंद भारती वाला, मुंबई वाला, ठीक है। तो केशवानंद भारती वाला वाद मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले सामान्य परिचय देखें कैसे आया ये। अब देखते हैं प्रस्तावना का क्या, प्रस्तावना है क्या। ये है प्रस्तावना, ठीक है, हिंदी में लिख दिया है, आप गूगल करेंगे तो आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा वो, ठीक है। बाकी जहाँ पर टर्मिनोलॉजी होगा मैं समझा दूंगा कि क्या क्या है। ये प्रस्तावना है, क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा वही तो लिखा है क्या, है ना, समस्त नागरिकों को, नहीं देख रहा हूँ तो, है ना, पढ़ रहे हो कि इधर देख रहे हो? देखो ना जी ये, ठीक ठीक है, ये हम भारत के लोग, तो ये यहाँ से चालू होता है। इति मार्ग शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब पूरा पढ़ते रहूं क्या, ठीक है, समझ जाओ ना, बन जाएगा, ठीक। तो इसको आपको पढ़ना है, क्यों पढ़ना बताऊं?
वही बोले ना, व्यापक में पता है क्या दे दिया है, ठीक है। व्यापक में देखो मैं पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ किस तरह से आ रहे हैं। क्वेश्चन देखो कैसे आता, पूछा हुआ था कि ये जो लाइन लिखा ना ये वाला, ये इसका क्रम जमाइए, कूट दे दिया था, कूट। पहले सामाजिक आएगा, आर्थिक आएगा कि राजनीतिक आएगा, फिर दूसरे में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कैसे लिखा है, सीक्वेंस कैसा है, समझ रहे हो बात को? ऐसा अप्रोच लगाना है ठीक है, रुको बता देते हैं। ठीक, सोशलिस्ट, इकोनॉमिक और पॉलिटिकली, ये जो है ये सीक्वेंस में जमाने के लिए बोला था। हमारे प्रीएम्बल में किस तरह से ये लिखा हुआ है ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। तो किस तरह से लिखा हुआ है, तो ऑप्शन था आपका पॉलिटिकली, इकोनॉमिक या फिर सोशल, ऐसे करके। दूसरे में आपका मान लो इकोनॉमिक होगा, सोशल होगा और पॉलिटिक, और तीसरे में ये सीक्वेंस लिख दिया है। तो आपको ये याद होगा तभी तो मार पाओगे ना, इसीलिए ये आपकी ड्यूटी है कि इसको आप याद करें, ठीक है, याद होना चाहिए। यहाँ पर पूछता है एतद् द्वारा इति मास शुक्ला, ये क्या है, सप्तमी संवत 2006 में, हिंदी का कैलेंडर है वो, ठीक है, हिंदी कैलेंडर है वो, ठीक है। कौन सा विक्रमी था, संवत सन 2006, कौन सा 2006 चल रहा था उस समय 2006 चल रहा था, ठीक है। वो हिंदी कैलेंडर है ना, हिंदी वाला जानते हैं ना, प्रथमा द्वितीय वाला, ये वाला था। तो ये पूरे चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मैं इसका जो पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है, मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है। वही बना संविधान में क्या चाहता है संविधान, तो संविधान ये चाहता है, संविधान ये करना चाहता है, क्या करना चाहता है, तो संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। एक पूरा आपका क्या है, एक छोटा सा कॉपी जैसा बोलो, एक पेज है, इससे हमको संविधान के बारे में जानकारी मिलेगी। स्टार्ट करते हैं, वर्ड टू वर्ड लेकर चलते हैं, क्लियर है, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले देखो, टेंशन नहीं लेना, डराना नहीं है, संविधान के लैंग्वेज ऐसे ही होता है। देखो सबसे पहले लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, हम भारत के लोग, क्या लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये हम भारत के लोग। ये जो वर्ड है ना, इस वर्ड से दो बातें आपको पता चलेंगी, ठीक है। इस बात से क्या बातें पता चलती हैं, यहीं पर देख लो, हम भारत के लोग से दो बातें पता चलेंगी। पहला कि संविधान को बनाने वाले कौन हैं, कौन है, हम भारत के लोग, बोलो ना भारत के लोग, है कि नहीं। संविधान को लिखा है ना हम भारत के लोग, तो संविधान बनाने वाला कौन है, हम भारत के लोग। और इससे यह भी पता चलता है कि संविधान में किस जो शक्ति है वो किसके पास है, किसके पास है, हम किसके पास, भारत के लोगों के पास, है ना। दो बातें आपको पता चलेगी, यानी तो सोर्स ऑफ पावर, ठीक है, पावर का जो सेंटर पॉइंट है वो कौन है। कई बार प्रश्न आ जाता है हल्के से कि हमारे पास शक्ति, संविधान के पास जो शक्ति दी है किसको है, राष्ट्रपति को है क्या, प्रधानमंत्री को पावर है क्या, न्यायपालिका को पावर है क्या, ठीक है, कि एग्जीक्यूटिव को पावर है, नहीं, जनता के पास पावर है ना। कौन है, कौन है सोर्स संविधान का, जनता है, जनता के पास पावर है। तो याद रखेगा, कैसे पता चलता है, प्रीएम्बल से पता चलता है। हम भारत के लोग बोल रहे ना, तो शक्ति किसके पास है, भारत के लोग, बन जाएगा। और बनाने वाले भी कौन है, हम भारत के लोग ही है। ये समझ में आया इतना तक, अरे बस इतना ही समझाया अभी तक, है ना। आगे बढ़े, उसके बाद क्या बोल रहा है, हम भारत के लोग भारत को, यानी यहीं पर देखो, और पूरा पढ़ लोगे ना सेंटेंस, उसके बाद भारत नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, नहीं मिलेगा। यानी प्रस्तावना में 2 बार भारत का उल्लेख हुआ है। कितने बार हुआ है, क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं है भाई, ठीक है। कितने बार उल्लेख हुआ है, 2 बार। एक ये दे, हम भारत के लोग है, भारत को। और ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है ना, ये भी चोरी है। यूएनओ जानते हो, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसका चार्टर था, उसमें लिखा था वी द पीपल ऑफ इंडिया, वहीं से चोरी कर लिए, ठीक है। चेपने में तो एक्सपर्ट है कि चेपना समझते हैं ना। तो हमने कहाँ से लिया है वाला वी द पीपल ऑफ इंडिया, कहाँ से लिया है, ये वाला वर्ड वी द पीपल कहाँ से लिया है, यूएनओ से अडॉप्ट किया। कहाँ से लिया है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से हमने इसको कॉपी किया है, ठीक है। हर चीज़ कॉपी है। ये पूरा प्रस्तावना कहाँ से है, अमेरिका का कंसेप्ट है। और इसकी लैंग्वेज कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कहाँ से लिया है, भाषा कहाँ से लिया, भाषा, ठीक है। इसकी भाषा कहाँ से लिया है हमने, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। इसका कंसेप्ट कहाँ से लिया है, कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है, तो हमने यूएसए से लिया, ठीक है। हर चीज़ को थोड़ा सा पढ़ें, जब पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लें।
इसका अरे हम लोग को देखो, हम लोग को तैयारी करना है तो कंसेप्ट होगा ना कि हमको इस अप्रोच से पढ़ना है। तो ये कंसेप्ट हमारे जैसे प्रस्तावना है अमेरिका में, तो हम भी अपने यहाँ प्रस्तावना रखेंगे। तो ये कंसेप्ट कहाँ से लिया हमने? अमेरिका से, ठीक है। और इसका जो लैंग्वेज है, जो इसका लैंग्वेज का फॉर्मेट नहीं देख रहे हो, अलग से है। ये कहाँ से है? लैंग्वेज का फॉर्मेट ऑस्ट्रेलिया से। और वी द पीपल, हम भारत के जो लोग हैं ना, भारत नहीं है, वी द पीपल ऑफ वर्ल्ड लिखा है वहाँ पर, तो हमने भारत लगा दिया। तो ये जो ये वाला वर्ड है वो कहाँ से लिया हमने? यूएनओ से लिया। यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है। अब सुनिए, तो प्रस्तावना से 4 बातों की जानकारी मिलती है। वैसे पहली बात की जानकारी मिल गई, ठीक है, पहला मिल गया ना। दूसरी बात, हमारा संविधान का स्ट्रक्चर कैसा है ना, हमारे संविधान का स्ट्रक्चर कैसा है। लो ना, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। ठीक, पहले सोर्स बताओ तो सोर्स कौन है? सोर्स कौन है? भारत के लोग। कौन है? भारत के। हमेशा याद रखना, अगर आपसे पूछे बड़ा कौन है, सोर्स कौन है, तो कौन है? अरे आप ही लोग को है, आप ही लोग, भाई भारत के लोग नहीं हो, ये पाकिस्तान के हो, है ना, भारत के हो ना, आप ही लोग हो जो हो। बस आप अपने अधिकारों का उपयोग करना सीख जाइए। अच्छा, स्ट्रक्चर कैसा है, स्वरूप कैसा है, तो अगली बात की जानकारी मिलेगी, स्वरूप कैसा है। और दूसरा फिर क्या बोलेगा? संविधान बनाने का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है संविधान का, आखिर करना क्या चाहता है वो, है ना। और लास्ट में आपको पता चलेगा कि हमारा संविधान लागू किस दिन हुआ, ठीक है, इम्प्लीमेंट किस दिन हुआ, मतलब किस दिन लागू हुआ। तो 4 बातें हमारे प्रस्तावना से, इस 4 ही बात की जानकारी मिलेगी, ठीक है। पहला, सोर्स कौन है, उसके बाद स्ट्रक्चर कैसा है संविधान का, उसके बाद वो कहना क्या चाहता है, उद्देश्य क्या है, ठीक है। और आपको इतना ही चाहिए ना कि और कुछ चाहिए? नहीं चाहिए ना। और किस दिन लागू हुआ, तो लागू हुआ भी बता देता हूँ अभी के अभी, ठीक है। 2 बच जाएगा बस। लागू यहीं देख लो ना, लास्ट में लिखा है। वैसे वो लागू क्या हुआ है इसको बता चुका हूँ शायद, 26 नवंबर 1949। ये जो डेट है देख लो क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि नहीं लिखा, देखो है ना, क्या लिखा है? इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, मिति ये ब्रैकेट में है, मिति मार्च शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। यूपीएससी में पूछा हुआ इसका क्रम, ठीक है, व्यापक तो छोड़ो। तो ये वाला जो सीक्वेंस देख रहे हो ना, ये वाला 26 नवंबर 1949 वाला, ये जो है ये कहाँ लिखा है? तो प्रस्तावना में लिखा है। उस दिन नहीं बता रहे थे, कल या परसों बताया था ना 26 नवंबर। कहाँ लिखा है? तो प्रीएम्बल में लिखा है। क्लियर है? तो हमारे संविधान में लागू होने की तिथि क्या है, ठीक है। तो संविधान लागू कब हुआ, इम्पोज कब हुआ है, लागू कब हुआ है? तो 26 नवंबर बता चुका हूँ। या तो लागू बोल दे या आंशिक रूप से बोल दे, पार्शियली इम्पोज, ठीक है, बन जाएगा ना। बनकर कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर। 2 बातें बस पूछता है, रिपब्लिक कब हुए हम, और पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, ठीक है। तो क्या आएगा? 26 जनवरी। क्लियर है ना ये बात? तो 2 बातें तो ऐसी पता चल गई कि लागू कब हुआ, ठीक है, और पहला सोर्स क्या है, स्वरूप कैसा है ना, संविधान का स्वरूप कैसा दिखता है, ठीक है। तो स्वरूप देखो, ठीक है, वही है यही। अरे ये है लिखा है, एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पद में। चलो देखते हैं उसको, ये है स्वरूप, ठीक है, लिखा है ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक और एक और जुड़ेगा गणराज्य, क्या है, ठीक है। स्वरूप हमारे संविधान का स्वरूप ऐसा है, ये ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है? संपूर्ण संबंध, संपूर्ण प्रभु संपन्न, टोटली सोवरेंट है ये, ठीक है। सोवरेंट बोलते हैं संपूर्ण, मतलब प्रभु संपन्न। इसका मतलब समझना है, आपको लिखना भी नहीं, मतलब समझिए, लिख के दे देगा, मतलब पूछ लेगा। बोले था ना, जैसे मैंने रिपब्लिक बता दिया था वहां पर। तो संपूर्ण प्रभु संपन्न का मतलब होता है हम अपना डिसीजन लेने के लिए पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। पार्शियली भी, मतलब सॉरी, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। हम अंतः और बाह्य रूप से अपना निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, चश्मा, है ना। कैसे स्वतंत्र है? आप स्वतंत्र हो क्या? हो? अरे हाँ ना बताओ ना, है हो? फीस आप दिए हो, दही हाँ, तो फिर कैसे स्वतंत्र हो? अभी बुला लेंगे फोन करके, आ नहीं पढ़ना है तो घर चल देना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा, स्वतंत्र नहीं, ठीक है। अभी दाई दादा लोग हमारे ऊपर है, ठीक है। जब आप पूरी तरह से अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, चाहे अंदरूनी तरीके से और चाहे अंदरूनी, समझते हैं ना, है ना, और बाहर तरीके से। यानी देखो, अगर भारत के अंदर अगर कोई हमको डिसीजन लेना है, ठीक है,
इंटरनली और इस तरह से आप समझें, अगर आप कोई भी डिसीजन, निर्णय कोई भी डिसीजन अगर लेना चाहते हैं, निर्णय कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ये एक तो इंटरनली होगा, कैसे? जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, शासन करना है, राज करना है, पुलिस लगाना है, यहाँ पर नौकरी निकालवाना है। स्वतंत्र है कि अमेरिका बताता है हमको कि हॉस्टल वार्डन का वैकेंसी निकाल दो, है ना, रायपुर के बच्चे लोग या बाकी जो छत्तीसगढ़ के बच्चे लोग पढ़ना चाहते हैं, ऐसा है क्या कुछ? कोई चीज़ नहीं ना ऐसा। हम लोग अपने, हमारे काका अपने मन से किया कि नहीं, अंदर उससे स्वतंत्र हुए। और बाहर उससे देखो, जयशंकर जी को जानते हो, एस जयशंकर जी, विदेश मंत्री, देखते हो कैसे बोलते हैं, ठीक है, मिर्ची लगता है और बोल भी देते हैं एकदम, मतलब बहुत अच्छे विदेश मंत्री है ना अभी। तो जो बोलते हैं, जो करते हैं, हमारे को कितना दबाव डाला गया, अरे मत खरीदो, मत खरीदो, मत खरीदो, तेल है ना, तेल, कच्चा तेल अमेरिका, रसिया से, फिर भी हम खरीद रहे हैं कि नहीं खरीदे? अरे समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? कैसे मुंह बना दे रहे हो तो नहीं आ रहा है करके। तो रसिया से हमने अपने डिसीजन खुद लिए कि नहीं लिए? पूरा विश्व, ठीक है, एक साइड हो गया था, अभी भी है लगभग, मगर चाइना समझ लो और एक हम ही लोग थे ना, हम लोगों ने देखा अपना जनता का हित हो रहा है, ऑयल खरीदा हम खरीदेंगे, ठीक है, लॉस नहीं लेंगे। उन लोग कितना बोलते रह गए, अपना जो आर्थिक स्थिति है ना खराब कर लिए, रिसेशन में चले गए हैं उन लोग, नहीं खरीद के। हम लोग अभी भी ठीक है, मगर हमने अपना डिसीजन चेंज किया, क्या इंडिपेंडेंट है ना। इसका मतलब हुआ भारत जो है, भारत कैसा है? टोटली सोवरेंट है, यही इसका मतलब हुआ। जब आप अपने डिसीजन लेने के लिए इंटरनली और एक्सटर्नली क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बोलते हैं। बात समझ में आया? 1947 से पहले हम ऐसा नहीं थे, अंग्रेज लोग लेते थे, ओके ना? आया समझ में ये बात? बन जाएगा। अगर मान लीजिए मैंने जो समझाया है एज इट इज ऐसे ना लिखे, बट आपका कंसेप्ट तो क्लियर है ना, वो वर्डिंग पकड़ लोगे कि नहीं? मैं भी नहीं जानता वो क्या लिख के दे देगा, ठीक है, वर्ड पकड़ा जाएगा, बस इतना ही है। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, समाजवादी, सोशलिस्ट। समाजवादी का मतलब होता है समाज में सबको बराबर का हक। देखो, एक अर्थव्यवस्था के भी पढ़ो इकोनॉमिक्स में, तो समाजवादी बोलते हैं, आपका कैपिटलिस्ट बोलते हैं, मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। समाजवादी इसको इस दूसरे नजर से देखे, समाजवादी मतलब होता है समाज को लेकर चलना। किसको लेकर चलना? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है किसको लेकर चलता है? समाज को लेकर चलता है। समाज में सभी वर्गों को, सभी लोगों को समान अधिकार, समान अधिकार, समान राजनीतिक, आर्थिक सारे अधिकार जो है देता है, सबको कल्याण के लिए भागीदारी सुनिश्चित करे, इसी को बोलते हैं समाजवादी व्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूँ, समाजवादी अर्थव्यवस्था अलग चीज होती है। यहाँ पर समाजवादी का मतलब है पूरे समाज को एक साथ लेकर चलना, यहीं पर समझा दे रहे हैं। जैसे पूरी क्लास है और मान लो मैं फोकस किसी एक पर कर दूं, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। पूरी क्लास को लेकर चलूं मतलब सबको समान नजर से बता रहे हैं, सबको बता रहे हैं, वही है समाजवादी। जब आप सभी लोगों को समान रूप से लेकर चलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? समाजवादी व्यवस्था बोलते हैं। सोशलिस्ट आपका फंक्शन बोलते हैं। तो ये हमारी व्यवस्था, हमारा संविधान कैसा है? समाजवादी है। सब भेदभाव होता है क्या? अगर मान लीजिए कोई स्कीम आया तो भेदभाव होता है? नहीं होता ना। तुम मुस्लिम हो, तुम हिंदू हो, तुमको नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। जो क्राइटेरिया मीट करेगा उसको मिल जाएगा। तो समाजवादी व्यवस्था बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है? पंथ निरपेक्ष, सेकुलर। याद रखिएगा ये वर्ड को थोड़ा सा, ये जो सेकुलर वर्ड है पंथ निरपेक्ष, कई बार धर्म निरपेक्ष भी लिख देता है। धर्म निरपेक्ष हिंदी में दिक्कत होता है, इंग्लिश में तो एक ही है। ये धर्म निरपेक्ष भी लिखते हैं, एक ही वर्ड है, ठीक है। तो धर्म निरपेक्ष यहीं पर समझा देता है। धर्म निरपेक्ष देखो, धर्म निरपेक्ष जो है ये नहीं लिखा था, एक्चुअली 3 वर्ड नहीं लिखे थे हमारे संविधान में, ठीक है, बाद में बताऊंगा अभी लास्ट में। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है, हम ये पूछा हुआ प्रश्न है, और इसका मतलब है सरकार का कोई धर्म नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार सभी धर्मों को समान नज़र से देखती है, ये है इसका मतलब, ठीक है। पंथ निरपेक्ष का यानी सेकुलर का मतलब क्या है पूछेगा, तो पूछेगा, पहला है सरकार का कोई धर्म नहीं है, सरकार सभी धर्म को हरास करेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी धर्मों को सरकार समान नज़र से देखती है, यही इसका मतलब, ठीक है। क्या होगा धर्म निरपेक्ष मतलब? सभी धर्मों को
किससे? समान नजर। समान नजर मतलब सभी धर्मों के विकास के लिए प्रयास करेगी, ठीक है, सभी धर्मों के विकास के लिए। देखो जैसे एग्जाम्पल समझो, जैसे आप लोगों ने देखा होगा डोकरा डाकरा लोग के लिए ना वो चलता है ट्रेन, वो रथ वो यात्रा नहीं होता, देखना ना, चारों धाम यात्रा चलवाती है सरकार फ्री फोकट, आप बस 60 साल हो जाओ। नहीं जानो, नहीं जानते हो क्या? यात्रा चलता है ट्रेन में, ट्रेन, ठीक है, वो डोकरे लोग जाते हैं 4 धाम यात्रा करके आते हैं, फ्री में होता है वो, फ्री में, ठीक है। उसके बाद देखो हज यात्रा के लिए भी पैसे देती, मतलब मुस्लिम धर्म है ना, ये तो हिंदू धर्म हो गया। हज यात्रा होती है ना, हज यात्रा, तो बफलो बोर्ड होते हैं, बफलो बोर्ड, उन लोगों को भी पैसे दिया जाता, सब्सिडी दिया जाता है, जाके अपना मक्का मदीना घूम के आओ ऐसे करके, है ना। तो ये सब देखो सभी धर्मों के लिए प्रयास करती है सरकार, ओके। तो याद रखिएगा सभी धर्मों के को समान नज़र से देखना और सभी धर्मों के विकास के उत्थान के लिए प्रयास करना ही धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष का मतलब है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऐसा है, क्लियर है। मूल संविधान में ये प्रस्तावना में ये नहीं था, ठीक है, बाद में जुड़ा है, ठीक, बाद में कब जुड़ा बाद में देखो, 42वां संविधान 1976, 3 चीज़ें जुड़ी बताऊंगा अभी। लास्ट में देखो लोकतंत्रात्मक क्या है, इसको बता चुका हूं मैं। लोकतंत्रात्मक क्या होता है? जनता के लिए और जनता द्वारा किया जाने वाला शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र होता है। जहां पर लोगों का यानी जनता का शासन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकतंत्र बोलते हैं, है ना, डेमोक्रेसी बोलते हैं। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, बिल्कुल है। यहाँ पर जनता का शासन है, आपका शासन है कि नहीं है? मना मत कर देना, नहीं है। वोट देते हो कि नहीं देते हो, है ना, आप ही के चुने हुए लोग हैं ना, तो उसी को क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। चाइना में है क्या ऐसा? वहाँ पर रूस में है क्या? दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया है ना, दक्षिण कोरिया में है क्या? नहीं है ना, लोकतंत्र नहीं है ना। तो लोकतंत्र कहाँ है? हमारे यहाँ है। तो लोकतंत्र हमारी स्ट्रक्चर कैसा है? लोकतंत्रात्मक। और लास्ट में गणराज्य, ठीक है, गणराज्य का वही मतलब है जो गणतंत्र का है, वो उसका रिपब्लिक का है, ठीक है, गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब वही है जो मैंने आपको बताया था उस दिन, या गणराज्य बोलते हैं, ये रिपब्लिक इंग्लिश में बोलते हैं। अब कौन बताएगा ये बताओ, बताओ तो जी, गणराज्य का क्या मतलब बताया था? क्या कौन बताएगा, बताओ तो। हाँ, वंशानुक्रम नहीं, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, यही इसका मतलब हुआ ना। याद रखिएगा, गणराज्य या गणतंत्र या रिपब्लिक का मतलब होता है कि हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो राज्य का सर्वे सर्वा है, जो हेड है, वो वंशानुगत नहीं होगा, वो जनता के द्वारा चुना जाएगा और वो बदलते रहेगा। जैसे इंग्लैंड में होता है, रानी है तो रानी है, मगर हमारे यहाँ ऐसा है क्या? पिछले बार दूसरे राष्ट्रपति थे, अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, है ना, रामनाथ कोविंद जी, बदल गया कि नहीं बदल गया? वंशानुगत हुआ, कौन सा लिंक है क्या? नहीं है ना। तो जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो हमारे सबसे बड़े अधिकारी हैं, वो वंशानुगत नहीं होंगे, ठीक है। वही आपका क्या हो जाएगा? गणराज्य या रिपब्लिक का मतलब होगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये स्ट्रक्चर, यहाँ पर कोई समस्या है तो बता दीजिए। पूरा संविधान मैं आपको बता रहा हूँ, संविधान इसी पे पूरा खेलता है, ठीक है। संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी, ठीक है, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसको सीक्वेंस में भी याद रखिएगा ना, फिर मैं बोल रहा हूँ पेपर में आएगा तो इसी तरह से आपको मान पूछेगा, क्रम से जमाइए, क्रम से जमाइए बोल देगा, तो कैसे होगा? भारत के लोग एक कैसे हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सीक्वेंस में आना चाहिए, ठीक है, याद करके आना। तो समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक, फिर गणराज्य, ये हो गया बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों को। अब यहां से लेकर यहां तक पूरा हमारा संविधान का क्या हुआ बताया जाएगा? उद्देश्य, है ना, उद्देश्य ना, लास्ट में आके क्या बचेगा? उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या है, ठीक है, आगे का पूरा क्या है? उद्देश्य, ठीक है। खत्म हो गया, उद्देश्य यहीं पर बता देते हैं, ठीक, उद्देश्य यहीं पर देख लो आप। हमारा संविधान का उद्देश्य कैसा है, ठीक है, क्या चाहता है, क्या करना चाहता है? तो वो क्या करना चाहता है? समस्त नागरिकों को क्या देना चाहता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्या देना चाहता है? न्याय देना चाहता है, ठीक है। लो ना,
क्या देना चाहता है वो? न्याय। कैसा न्याय होना चाहिए? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, कैसा न्याय होना चाहिए? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। एक क्रम से भी याद रखेगा। सामाजिक न्याय होना चाहिए, समाज सभी लोगों को बराबर का हक मिलना चाहिए, न्याय होना चाहिए। आर्थिक मतलब समझते ही हो, सबको मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और राजनीतिक न्याय भी होना चाहिए। तो ये तीनों न्याय देने का काम करता है। याद रखिएगा न्याय कितने हैं, तो कितने न्याय के बारे में बताया गया है? तो 3 न्याय। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, उसके बाद और क्या दे रहा है? ठीक है, स्वतंत्रता किसकी दे रहा है? देखो, स्वतंत्रता विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। ठीक है, लो ना पहला, देखो इसको याद करवा देते हैं। किसी के बारे में विचार करो, आप करो ना, है ना। किसी के बारे में विचार करते हैं ना, सबसे पहले क्या करोगे? विचार सोचोगे। पहले क्या होगा? विचार आया ना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे? विचार सोचोगे। कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं तो सोचते हैं पहले, है ना। और उसके बाद क्या करोगे? विचार के बाद है फिर बोल दोगे? नहीं बोल दोगे आप, बोलोगे ना। पुरुष लोग पहले सोचोगे, है ना, शुरू से लेकर आखिरी तक, मरने तक का पूरा कहानी सोच लोगे, विचार करोगे। ठीक है, ऐसे होगा, फिर शादी होगा, फिर 2-4 ठो लड़का होगा, फिर डोकरा हो जाएंगे, फिर मर जाएंगे। विचार हुआ, विचार हुआ। विचार होने के बाद फिर क्या हो जाएगा? बोलोगे ना जी? नहीं बोलोगे, तब तो आगे बढ़ेगा कहानी, है ना। नहीं समझ पा रहे? फिर क्या होगा? अभिव्यक्त। क्या होगा? अभिव्यक्त। अभिव्यक्त में समझते हैं ना? अभिव्यक्त मतलब बोलना। ठीक है, देखो तो पहले विचार, फिर एक क्रम तोड़ना नहीं है इसलिए बता रहे हैं। पहले विचार होगा, फिर अभिव्यक्ति, फिर देखो सुनो, फिर क्या होगा? नहीं, मना हो जाएगा। ट्रस्ट नहीं है, फ्रेंड बन जाते हैं, फ्रेंड। फिर धीरे धीरे फ्रेंड बनेंगे, फ्रेंड। और विश्वास धीरे 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 जगेगा। नहीं होगा जी? आदमी अगर किसी को अननोन है तो किसी को अगर बोल दोगे तो तुरंत हाँ तो होगा नहीं, जानते हैं, समझते हैं, तब जाके फिर ट्रस्ट होता है ना। तो धीरे धीरे जब आप बोला जाएगा तुरंत मना हो जाएगा। देख लो, सिखा भी रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे ट्रस्ट होगा, और ट्रस्ट होने के बाद फिर क्या होगा? विश्वास हो जाएगा, है ना, कि तू क्या हो जाएगा? विश्वास। हाँ, एकदम ट्रस्ट है ना, विश्वास। 3 चीजें क्या हो जाएगा? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास। ठीक है, और जैसे ही विश्वास हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? क्या होगा? उपासना था ना। ठीक है, कहाँ हो गया? विचार, धर्म और उपासना। ठीक है, और जैसे ही विश्वास होता है तो उसके बाद क्या हो जाता है? तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। और नए लड़के लोग हैं तो तुम ही देवी हो, तुम ही देवी। नहीं होगा? होगा ना जी? पूजा करने लगते हैं एकदम, है ना, भगवान बरोबर हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? धर्म। मान लो उसको धर्म में है वही है। और धर्म की क्या होती है? उपासना। ठीक है, क्या करोगे? उपासना। तो ये सीक्वेंस में आप थोड़ा सा याद रखेंगे, 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। सबसे पहले क्या करोगे? विचार। किसी को विचार में सोचोगे, देख लोगे, सोचोगे ऐसे जाते आते। उसके बाद क्या करोगे? बोल दोगे। बोलोगे तो हाँ तो होगा नहीं, मैं पहले बता दे रहा हूँ, है ना। पहले धीरे धीरे विश्वास पहले कायम करना पड़ता है ना। और उसके बाद जैसे ही विश्वास हुआ तो वो कैसा हो जाएगा? आपके धर्म यानी भगवान के समान हो जाएगा। और वो जैसे भगवान हुआ तो फिर उसकी क्या करना पड़ेगा? उपासना। यानी 5 क्रम से आपको याद करने हैं। ये 5 ऐसे लगाइएगा। और किसकी एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ स्वतंत्रता की। किसकी बात कर रहा हूँ? स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की? 5। विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5। और न्याय कितने प्रकार का? 3। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, उसके बाद देखिए समता, समानता किसकी है? छोटा कर दो। ठीक है, तीसरा समता या समानता? समता या ठीक है, किसकी समानता है? अवसर और प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर। ठीक, समानता, हमारा संविधान का उद्देश्य क्या है? समानता देना है,
किस में समानता में? आपकी प्रतिष्ठा में और अवसर में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, इसको समझिए। संविधान करना क्या चाहता है? आपको समानता देना चाहता है, आप इक्वल हो, ठीक है। यहीं पर सुनो, यहीं पर एक एग्जांपल ले रहे हैं। मान लो किसी को मैं ज़्यादा इज्जत दूँ, किसी को कम इज्जत दूँ, तो प्रतिष्ठा में ठेस पहुँचेगी। आपको लगेगा नहीं कि हीन भावना से देख रहे हैं सर ऐसे करके, ठीक है। किसी को ज़्यादा इज्जत दे रहे हैं, किसी को पूछे नहीं रहे हैं, है ना, भग भग ऐसे बोल दे रहे हैं, है ना, छुआ गया हूँ या छुआ गई हूँ टाइप से, गलत हो लग रहा है ना, ठीक है। किसी को ऊँच किसी को नीच की भावना के बोल रहे हैं। तो प्रतिष्ठा का क्या करना है? समानता देना। प्रतिष्ठा सबकी बराबर हो, ऐसा संविधान सुनिश्चित करता है। इसलिए देखना ना जी, ऊंच नीच की भावना खत्म हुई है कि नहीं हुई है? हुई है ना। तो यही है आपका उद्देश्य, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की भी समानता। अवसर मतलब समान अवसर सबको मिले। आज हॉस्टल वार्डन का अगर पोस्ट आ जाए तो कोई भी ऐसा नहीं है जो फॉर्म नहीं भर सकता है, कि बोल दो कि नहीं सर हम यहाँ से हैं, हम फॉर्म नहीं भर सकते, या फिर कोई ऐसा है, ठीक है, या लड़का है तो फॉर्म नहीं भर सकते, लड़की है तो फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है, या इस कैटेगरी से है तो फॉर्म नहीं भर सकते, इस कैटेगरी। तो सब अवसर की सबको क्या है? समानता। और किसकी समानता है? प्रतिष्ठा की समानता। यानी दो प्रकार की समानता का कोशिश करता है संविधान देने के लिए, ठीक है। कौन कौन सा? आपकी प्रतिष्ठा और समानता, ठीक है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की देगा वो? 5। क्या क्या? विचार की। आप विचार तो कोई नहीं रोक सकता है। फिर क्या करने का? अभिव्यक्त। आप बोल सकते हो भाई, अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, ठीक है, बोलने के है ना। उसके बाद क्या है? आपका विश्वास की स्वतंत्रता है, मान सकते हो आप। उसके बाद आपका धर्म की स्वतंत्रता, कोई भी धर्म अपना सकते हो। और लास्ट में क्या है? उसको फॉलो कर सकते हो, उपासना कर सकते हो, है ना, वर्शिप कर सकते हो, ठीक है। लास्ट देखिए तो आपका इसका न्याय कितने प्रकार के? 3। और चौथा न्याय नहीं है ना, ठीक है। ऑप्शन में अगर चौथा न्याय दे दिया तो भी गलत मार देना। कौन सा? पहले आ जाएगा सामाजिक, आर्थिक और, ठीक है, ठीक। आगे बढ़े, ठीक। चलो इतना तो आप याद करें पहले, ठीक है। प्राप्त करने के लिए उस समय व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, ठीक है। इसमें देखिए ये तो हो गया प्राप्त कराने के लिए तथा उस समय व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये देखो अखंडता, ठीक है। एक वर्ड यहाँ पर अखंड, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, अखंडता। उसके बाद समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, ठीक है। हमारा उद्देश्य हो गया है, ठीक है। ये 3 वर्ड जो है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, लास्ट में जुड़ेगा, ठीक है। कौन कौन सा? समाजवादी, आपका पंथनिरपेक्ष और अखंड। ये जो 3 वर्ड हैं पहले हमारे मूल प्रस्तावना में नहीं थे, ठीक है। कब जुड़े हैं? तो 42, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जुड़ा है। और ये एकमात्र संशोधन है। कैसा संशोधन है? एकमात्र संशोधन इसमें हुआ है, ठीक है। एकमात्र संशोधन कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है। और ये जो 42वां संविधान संशोधन जानते ही हो, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। बार बार बता रहा हूँ, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को, है ना। ये 3 वर्ड जोड़े गए हैं, पहला समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है, बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा प्रस्तावना समाप्त होता है, ठीक है। केस था, एक हुआ था केशवानंद भारती। कौन सा से केस? केशवानंद भारती केस, ठीक है, 1973। इसमें ना बताया गया था कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो प्रियम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। लड़ाई थी ना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। किसमें कहा गया था? केशवानंद भारती में, संविधान का अंग है, संविधान का अंग है। किस में कहा गया था? तो केशवानंद भारती केस में कहा गया था। केशवानंद भारती बहुत फेमस केस है ना, हम लोग जब लास्ट में करेंगे ना तो केशवानंद भारती को भी बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये हमारा प्रियम्बल यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक। ये प्रियम्बल को पूरा आपको पढ़ना है। उसके बाद दिष्ट के लिए होकर अपनी संविधान सभा में आज पहले बता चुका हूँ, तारीख 26 नवंबर 1949 इति मास शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ठीक है। संविधान के जो की पॉइंट्स थे प्रस्तावना के, सॉरी, मैंने बता दिए। यहाँ पर कोई चीज़ समझ ना आई हो, ऑनलाइन में भी आपको मैंने नंबर दिया था, आप लोग पूछ सकते हैं। और आप लोग को भी अगर कोई चीज़ें समझ ना आई है तो पूछ लीजिए, मौका है।
और नहीं तो फिर कल पढ़ के आओ, फिर कल पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी अगर लग रहा है कि कुछ समझ नहीं है तो पूछ लो। हाँ, एक्चुअली 3 केस हुए, ठीक है। एक मुंबई केस हुआ सबसे पहले, तो उसमें बोला कि संविधान प्रस्तावना उसका पार्ट नहीं है, पहले बोले। उसके बाद फिर क्या हुआ, केशवानंद भारती फेमस केस आया 1973 में, और वो तो बहुत पूरा बदल दिया। उसमें ना कंसेप्ट आया आपके मूल ढांचे का, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। तो मूल ढांचे के कंसेप्ट में ये आता है, बोला प्रस्तावना चूंकि बेसिक स्ट्रक्चर है इसलिए इसमें क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं और बदल सकते हैं, और ये संविधान का पार्ट है, ठीक है। और पार्ट है तो पार्ट है, देखो कोई चीज़ पार्ट अगर है तो संशोधन कर सकते हैं, और कोई पार्ट नहीं है तो संशोधन कर सकते हैं क्या, नहीं ना। इससे पहले संशोधन नहीं हुआ था इसमें, जब केशवानंद भारती संवाद हो गया, जब बोला कि हाँ ये पार्ट है, तब संशोधन हुआ है 1976 में, ठीक है। इससे पहले संशोधन नहीं हुआ, और जो एक ही बार संशोधन हुआ, और क्या हुआ, 3 चीज़ें जुड़ी, ठीक है। तो केशवानंद भारती को थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। अब जो एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए ज़्यादा वो नहीं है, बट फिर भी मैंने बता दिया, बन जाएगा। यहाँ पर एक एक वर्ड्स को थोड़ा सा पढ़िएगा, समझिएगा, वो लाइन को दे देता है, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, चलिए। इसके बाद देखिए, देखो हमारा प्रस्तावना खत्म हो गया, अनुसूचियां खत्म हो गई। अब क्या स्टार्ट करेंगे, भाग। क्या स्टार्ट करेंगे, संविधान में टोटल कितने पार्ट्स हैं, 22 भाग हैं, ठीक है, 22 भाग, ठीक। ध्यान सुनो, देखो मैं आपको बताऊं, रहने के लिए 22 भाग हैं, मगर जो आपका सिलेबस है ना उसमें मुश्किल से 3 भाग ही लिखा है, ठीक है। तीसरा भाग, 6वां भाग, 7वां भाग, ऐसे कुछ, ठीक है, बस इतना ही है, 5वां 6वां, तो इतना ही है। बट फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रो देके चलूँगा ताकि आपको ये रहे ना कि पता तो है हमको, है ना। तो देखो 22 भाग हैं, मैं सीक्वेंस में लिखता हूँ पहले, फिर मैं उसको समझा दूँगा, ठीक है। वो याद रखना है आपको। पहला भाग जो है उसका नाम क्या है, ठीक है, यूनियन एंड देयर टेरिटरीज, ठीक है, भारत आपका ऐसा कुछ सुने हो क्या, सुने हो क्या, संघ राज क्षेत्र, ठीक है। अनुच्छेद आएगा, अनुच्छेद, अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। भाग 1 का नाम क्या है, संघ राज क्षेत्र, यूनियन एंड देयर टेरिटरी। संघ राज क्षेत्र पहला भाग का नाम है, होता है ना चैप्टर का नाम। दूसरे भाग का नाम है नागरिकता, क्या नाम है, सिटीजनशिप, क्या नाम है, नागरिकता। ये आर्टिकल कहां से कहां तक चलेगा, 5 से लेकर 11 तक, ठीक है, 5 से 11। तीसरे भाग का नाम है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। ये कहां से कहां तक है, 12 से लेकर 35 तक, ओके। ये तीसरा भाग। चौथा भाग का नाम है डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, नीति निर्देशक तत्व। ये कहाँ से, 36 से लेकर 51 तक, ठीक। और उसके भाग 4 क यानी 4A, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज 51 क। बोर्ड भर गया, पहले आप इसको देखें और समझें, पहले याद होना जरूरी है, कम से कम मोटा मोटी आइडिया भी रहेगा ना, तो आपको ये रहेगा कि हाँ मेरे को पता तो है ये सब क्या है। भाग 22 तक है, तो जैसे भाग है चैप्टर होता है, चैप्टर का नाम होता है, ये चैप्टर के मैंने नाम लिख दिए हैं। सीधा पूछ लेगा भाग 1 का नाम बताओ, 2 का मैंने क्या क्या उपबंध है, 3 में क्या चीज़ है, 4 में क्या चीज़ लिखा हुआ है, नहीं पूछ देगा। अच्छा, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद है ना, तो 1 से 4 ये वाला। तो सबसे पहले भाग 1 का नाम क्या है, संघ राज क्षेत्र, संघ राज क्षेत्र, यूनियन देयर टेरिटरी, कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। उसके बाद नागरिकता, सिटीजनशिप के बारे में किसमें है, तो 5 से 11, ठीक है। उसके बाद मौलिक अधिकार कहाँ से है, 12 से 35। उसके बाद आपका 4 का में क्या है, 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी बोलते हैं, 36 से लेकर 51 आर्टिकल याद रखिए कम से कम। और आपका 4 का में क्या है, मौलिक कर्तव्य 51 को, ठीक है। हाँ, आप आने दीजिए, ठीक है। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मौलिक अधिकार में क्या होता है पता है,
शुरू से बताऊंगा, ठीक है। एक से कैसा रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक, एक से बताएंगे तो, है ना। ठीक, चलो, तो ये 4 भाग हैं, इस तरह से करके हम पूरे 22 भाग को लिखेंगे, ठीक है। तो अभी नहीं करता हूँ, नहीं तो फिर आपको वो होगा, मगर इतना तो कम से कम उम्मीद रखता हूँ कि इतना याद करके आएंगे। अब मैं थोड़ा सा आता हूँ जो आप पढ़ रहे हैं उस सिलेबस, ठीक है। मैं सीधा से बात करूँ, आपके सिलेबस में ये है, ठीक है। रुको ना, उसको भी लिख लेता हूँ जी, जो और है। ये कैसे हो गया, अच्छा उसी में, ठीक। ये वाला है, छोड़ो, ये आपका ये दिख रहा है, ये फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, यही है आपके सिलेबस में। इसमें चारों भाग में से ये वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा न्याय नहीं होगा कि थोड़ा बहुत इसको ना बताऊं, ऐसे ही बता के देते हैं, बट मेनली फोकस हमारा इस पे रहेगा कि ये चलेगा थोड़ा लंबा, ठीक है। पूरा डिटेल से करेंगे इसको, है ना, मगर इसका इंट्रो दे देता हूँ आपको। तो भाग 1 देखिए, भाग 1 से कहाँ तक, 4 तक, ठीक है। 2 में नागरिकता, 5 से 11 तक, फिर पहुँचेंगे किसमें, मौलिक अधिकार। तो थोड़ा सा इसको बता दूं क्या, 10 मिनट लगेगा, उसके बाद आज ही ये चालू करेंगे, मैंने वो करके आया, ठीक है ना। स्टार्ट करें, चलो हेडिंग डालो। तो भाग 1, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर, नाम क्या है, संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। 1 में क्या है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। दूसरा, नए राज्यों का प्रवेश। तीसरा, राज्य की सीमा, नाम, क्षेत्र में परिवर्तन। राज्य की सीमा, नाम, क्षेत्र में परिवर्तन। याद करो ना जी, कौन सा आर्टिकल है, 1 से लेकर कहाँ तक, 4 तक, वो चारों आर्टिकल लिख रहा हूँ, है ना। और चौथा क्या हो जाएगा, संविधान संशोधन नहीं। ठीक है, देखिए ना, भाग 1 यहीं है और यहीं पर समाप्त हो जाएगा। भाग 1 में क्या लिखा है, तो भाग 1, ठीक है, उसका नाम क्या है, संघ राज्य क्षेत्र। सबसे पहले हमारे संविधान में देखो लिखने वालों ने, ठीक है, कितने अच्छे से लिखा है। सबसे पहले इंट्रो दिया है हमारे क्षेत्र का, कि हमारा बाउंड्री कहाँ पर है, कितना क्षेत्र है, ठीक है। तो पहला चैप्टर तो वही रहता है ना। तो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, याद रखें, 1 से लेकर 4 तक। तो पहला आर्टिकल क्या लिखा है, पहला, भारत अर्थात इंडिया, यानी फिर से सुनिए, हमारे भारत का नाम क्या है, भारत का नाम, हमारे देश का नाम क्या है जी, हमारे देश का नाम क्या है, 2 ठो नाम है, 2 ठो, ठीक है, 2 ठो नाम है। कहाँ से पता चलता है, आर्टिकल 1 से। आर्टिकल 1 भाग 1, भारत अर्थात इंडिया, इंडिया लिखा रहता है ना। तो अभी कभी मन में कंफ्यूजन होता होगा कि सर इंडिया भी बोलते हैं, भारत बोलते हैं, लिखा है भाई, ऑफिशियल नेम है, हमारे देश का नाम क्या है, भारत भी है और इंडिया भी। भारत अर्थात इंडिया कैसा है, राज्यों का एक क्या है, संघ है। तो राज्यों का संघ है, यानी हमारे जो राज्य हैं, राज्य कितने हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। बता चुका हूं कि नहीं, इसको बता चुका हूं, अनुसूची 1 में बताया था ना। तो अनुसूची 1 में जो बताया था ना, वही चीज यहां पर लिखी हुई है, ठीक है, इसलिए अब यहां पर नहीं बताएंगे, ठीक है ना। अनुसूची 1 में बताया ना, 28 राज्य क्या है, राज्यों का एक संघ है, यूनियन है, क्या है, एक यूनियन है। यूनियन का मतलब होता है जहां पर राज्य अपने देश से अलग नहीं हो सकते हैं। ये कंसेप्ट हमने कनाडा से लिया है। कहां से लिया है, कनाडा से। कहां से लिया कंसेप्ट, सुनो ना, लिखना नहीं। हमारा भारत कैसा है, राज्यों का एक संघ है, यानी यूनियन है। यूनियन का मतलब यहाँ पर यह है कि हमारा जो राज्य, हमारे जो राज्य हैं अपने देश से अलग नहीं हो सकते। आज छत्तीसगढ़ कहे कि मेरे को यहाँ नहीं रहना है, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, मेरे को अलग कर दो, तो नहीं हो सकता है। एक बार आ गए
तो आ गए, कुएं में कूद गए तो कूद गए, निकलने का ऑप्शन नहीं है। जैसे सिक्किम आया ना, अब वो बाहर नहीं जा सकता, ठीक है, तो वहां पर राज यहाँ पर आके मर जाएंगे मगर जाएंगे नहीं। देखो ना कितना दंगा, मणिपुर वहां पर नागालैंड कितना दंगा हुआ, फिर भी अलग हो पाए क्या? नहीं, हो ही नहीं सकते हैं, ऐसा प्रावधान ही नहीं है, क्योंकि हमारा भारत देश कैसा है? यूनियन है। यूनियन का मतलब ही यही होता है। तो अगर आपको अंदर आना है तो एक बार पढ़ लो संविधान और सोच समझ के आना, कि एक बार आ गए तो फिर जाओगे नहीं। नेपाल का अगर मन कर रहा है तो पहले इसको पढ़वा देना, ठीक है। मगर सुनो, ऐसा कंसेप्ट सब जगह नहीं है। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, समझ आएगा। अमेरिका में जैसे जैसे राज्य हैं, कैलिफोर्निया है, अलास्का है, राज्य है ना, 50 राज्य है वहाँ, 50 अलग अलग। वहाँ पर राज्य जो है ना समझौते के तहत आए हैं, जब चाहे तब अलग हो सकते हैं। उनका अलग से झंडा है, अलग से उनका हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, क्लियर है। बस रक्षा के लिए और इकोनॉमी के लिए वो लोग साथ हैं, बाकी वो जब चाहे ना वो अलग हो सकते हैं अमेरिका से। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो वहाँ के राज्य यूनियन नहीं है, फेडरल है, फेडरल, ठीक है। क्लियर बात समझ में आ रही है? मगर हमारा भारत कैसा है? यूनियन। अलग हो सकते हैं क्या? नहीं। ये संघ का मतलब समझ में आया? ये पूरी लाइन समझा दी आपको, ठीक है। क्या क्या है? भारत अर्थात इंडिया ने, भारत का 2 नाम है, भारत और इंडिया। कैसा है? राज्यों का एक संघ है, यानी राज्य मतलब कितने राज्य? 28 और 8 बता चुका हूँ पहले ही। और संघ है, इसका मतलब है कैसा है? यूनियन नेचर का है। कैसा है? पूछ लेगा क्या भारत के राज्यों को भारत से अलग होने की अनुमति है? जी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत कैसा है? यूनियन है। कहाँ से लिया कंसेप्ट? चोरी किया ना हमारा। कहाँ से? कहाँ से? कनाडा से। कनाडा। क्लियर है? बन जाएगा। आगे बढ़ूँ? 2 देखो, 2 नए राज्यों का प्रवेश। इसमें लिखा है कि अगर कोई आना चाहता है, स्वागत है, स्वागत। पानी रखा कीजिए जी। कोई अगर राज्य आना चाहता है, मतलब कोई भी देश, कोई भी चीज आनी चाहती है ना, आ सकता है, स्वागत है। सिक्किम आया कि नहीं आया? स्वागत किया कि नहीं करे? आज पाकिस्तान को अकल आ जाए कि हो गया, अरे हमारा लड़का ही तो है, अब आ जाते हैं, तो आ सकता है, स्वागत है। तो उसको लेने के लिए कोई प्रावधान होना चाहिए ना, वो किस में है? 2 में है, नए राज्यों का प्रवेश, ठीक है। तो नए राज्यों को हम लोग किस अनुच्छेद से ले सकते हैं? 2, अनुच्छेद 2 से। क्लियर हुआ? अब सुनो, ठीक है। तीसरा, ये समझ आ गया ना? पाकिस्तान आ सकता है आज, नेपाल भी आ सकता है, चाइना भी आ सकता है, अमेरिका भी आ सकता है, ओके। देखो अमेरिका से, देखो उसके लिए तो और भी रीज़न है। अमेरिका से देखो आने के लिए क्या करो? 2 रीज़न है। आक्रमण कर दो, ठीक है, जीत जाएंगे तो हम लोग कब्जा कर लेंगे, हार गए तो उनके गुलाम हो जाएंगे, नहीं अमेरिका वासी कहलाएंगे, वैसे भी आ गया है कि नहीं? तो वो वैसे भी रीज़न है। मगर कैसे आ सकता है? तो ये आ गया, नए राज्यों का प्रवेश, ठीक है। 3 देखो, 3 राज्य की सीमा, नाम और क्षेत्र में परिवर्तन। हमारा जो स्टेट है उसके नाम में, क्षेत्र में और सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार है, ठीक है, कर सकते हो। एग्जाम्पल समझो पहले, बाद में समझना इसको, ठीक है। पीएससी का प्रश्न बता रहा हूँ, व्यापन तो छोड़ो। आप देखो मध्य प्रदेश था कि नहीं था? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना, ऑनलाइन वालों, ठीक है, उतने सारे, ठीक है। 1 नवंबर को बना, 56 को बना ना, और मध्य प्रदेश को तोड़कर छत्तीसगढ़ बनाए 1 नवंबर सन 2000 को, बनाया कि नहीं? उस राज्य की सीमा में परिवर्तन हुआ कि नहीं? क्षेत्र में परिवर्तन नहीं हुआ, नाम में परिवर्तन नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ पड़ गया कि नहीं पड़ गया? हुआ ना, नाम बदला। ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ किस अनुच्छेद के तहत? उस, अरे कुछ भी करना है तो लिखा होना चाहिए, अपने मन से कुछ नहीं करोगे, समझ रहे बात को? अगर आप जाओगे तो जो आप काम कर रहे हो वो लिखा होना चाहिए, है ना। रूल बुक होता है ना कुछ नाम का चीज़, है ना, रूल के अकॉर्डिंग चलना है। तो लिखा है 3 में, लिखा है 3 कि राज्य की सीमा, नाम और क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है, और करेंगे तो किस में बदलाव होगा? 3 में। तो पूछा हुआ प्रश्न है पीएससी का कि हमारे छत्तीसगढ़ का निर्माण किस अनुच्छेद के तहत हुआ है, ठीक है। 2017 उत्तर का प्रश्न है शायद। तो किसके अनुच्छेद हुआ है? अनुच्छेद 3 में परिवर्तन हुआ, अनुच्छेद 3 के तहत। क्यों? हमारे राज्य में परिवर्तन करना है, ठीक है। किसमें परिवर्तन करना है? राज्य। नाम बदलना है। पश्चिम बंगाल का नाम आज पश्चिम बंगाल पड़ गया। पश्चिम बंगाल ना इंग्लिश में वेस्ट बंगाल बोलते हैं, आज इंग्लिश और अंग्रेजी इंग्लिश और हिंदी दोनों में उसको पश्चिम बंगाल ही बोलते हैं। क्लियर है? नाम बदला कि नहीं बदला? नहीं जान रहे थे क्या? उड़ीसा का नाम आज ओडिशा हो गया है। क्या हो गया है? ओडिशा। असम का नाम क्या हो गया है? आसाम हुआ है। नाम नहीं बदला है, नाम बदला है ना, ठीक है। मैसूरू का नाम आज, मैसूर समझते? मैसूरू का नाम आज कर्नाटक है, ठीक है। मद्रास का नाम आज तमिलनाडु है। नाम बदला कि नहीं राज्य का? किसके तहत बदल रहा है? 3 में,
ऐसे बस समझ में आ रहा है? 3 में बदलाव हो रहे हैं, क्लियर है? और नए राज्य को लेना है तो 2, ठीक है, क्लियर है? अब सुनिए, मान लो रोज मेरा मन कर रहा है आज छत्तीसगढ़ है, कल 32गढ़ करने का, कल 40गढ़ करने का, रोज बदलेंगे, है ना? क्या दिक्कत है? संविधान में बार बार बदलाव करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? और संविधान में बदलाव करने को संशोधन बोलते हैं। और संशोधन समझते हैं, संशोधन एक प्रक्रिया के तहत होता है। प्रक्रिया का मतलब लोकसभा, राज्यसभा, फिर आना, पास करवाना, फिर साइन करवाना, कंझट है कि नहीं? और मेरा मन तो है रोज बदलने का, है ना? तो 4 में क्या लिखा है वही समझना कि 2 और 3 में अगर कोई बदलाव करेंगे ना, उसको संविधान संशोधन नहीं मानते। क्या नहीं मानते हैं? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन के बारे में आर्टिकल 368 में लिखा है, उसको नहीं मानेगा, ऐसे ही कर दो, ऐसे, ठीक है, साधारण बहुमत से पास करवा दो। तो इसको नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, आप 1, 2, 3 बस कर लो, ठीक है? क्या क्या? पहला संघ राज्य क्षेत्र का नाम, ठीक है, दूसरा नए राज्यों का प्रवेश, और राज्य की सीमा, नाम और क्षेत्र में परिवर्तन, आर्टिकल 3 बन जाएगा। और 4 में लिखा हुआ है कि अगर इसमें कोई बदलाव होता है तो इसमें संविधान संशोधन नहीं मानते हैं, ठीक है, साधारण बहुमत से हो जाता है। हो गया ना? 5 मिनट का काम था, भाग 1 समाप्त हो गया, ठीक है? ओके, आगे बढ़ जाऊं, भाग 2, भाग दो, चश्मा आगे बताओ तो कहां से कहां तक है आर्टिकल? 5 से 11, ठीक है? अब देखो, सुनो, बस इतना ही सुनिए, ठीक है? पूरा 395 अनुच्छेद नहीं पढ़ना है। भाग 2 में लिखा है, क्या है? नागरिकता के बारे में। किसके बारे में है? किसके बारे में है? नागरिकता, ओके? नागरिकता मतलब सिटीजनशिप के बारे में, ठीक है? पहले तो क्षेत्र बता दिए, फिर नागरिक बता देंगे कौन कौन से नागरिक, ठीक है? नागरिक, तो नागरिकता के बारे में देखो, हमारे देश के नागरिक कौन होंगे? कौन? ठीक है? और नागरिक नहीं है तो कैसे बनेंगे? तो कैसे बनेंगे? और नागरिक हैं कैसे समाप्त होगी? कैसे नागरिकता समाप्त होगी, है ना? ये 3 बातों की जानकारी किसमें मिलेगी? भाग 2 में मिलेगी, ठीक है? समझो, पहले इसको ऐसे ही समझ लो, मतलब नहीं भी वो करोगे तो चल जाएगा, ये उस समय भी इंपॉर्टेंट नहीं रहता, पीएससी वगैरह में भी। नागरिकता के बारे में देखो, देश के नागरिक कौन होंगे इसके बारे में बताया गया भाग 2 में, ठीक है? तो सुन लो ऐसी ओरल, जिसका जन्म हुआ हो, जिसके दाई दादा भारत से हो, माता पिता में से कोई एक भारत का हो, ठीक है? ठीक, ये क्या हो जाएगा? जो आपका जो रहना चाहता है वो भारत का नागरिक बन जाएगा। तो भारत के नागरिक कौन होंगे इसके बारे में बताया गया। अगर भारत के नागरिक नहीं है तो भारत की नागरिकता कैसे ले सकते हो इसके बारे में बताया गया है। और अगर भारत के नागरिक हो तो कब समाप्त कर देंगे आपकी नागरिकता, ठीक है, उसके बारे में बताया गया। ओके, तो ऐसे ये पूरी जानकारी किस में मिलेगी आपको? भाग 2 में मिलेगी, 5 से लेकर 11 तक मिलेगी। बस एक लास्ट पॉइंट याद रखना, जो आर्टिकल 11 है ना, 11, यो आर्टिकल 11 है, नागरिकता के संबंध में संसद कानून बना सकती है। कौन कानून बनाएगा? टेंशन नहीं लेना, क्वेश्चन यहां से आना ही नहीं, सिलेबस में भी नहीं है, उसमें भी नहीं आता। 11 में निकालेगा, संसद कानून बना सकती है। नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको है? पार्लियामेंट को है, पार्लियामेंट, संसद को है, ठीक है, यही आपको याद रखना है, ठीक है। भाग 2 समाप्त। भाग 2 में 11 आर्टिकल याद रखेगा, संसद कानून बना सकती है नागरिकता के संबंध में, ठीक है। भूपेश कक्का बनाएंगे क्या? नहीं ना, कौन बनाएगा? है ना, पीएम नहीं, मतलब संसद, हाँ, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएंगे। क्लियर है? ठीक, अब आ जाइए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारा, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, भाग 3, ठीक है। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग को क्या पता समझ आ रहा है नहीं, आप लोग पढ़ते भी रहिए साथ साथ, है ना, रिवीजन भी करते रहिए, पढ़ते रहिए। जो मैंने पढ़ा दिया, खत्म कर दिया, आप भी खत्म कर लीजिए अपनी तरफ से। सॉल्ट पेपर लगाइए, सॉल्ट पेपर, ठीक है, ओके। अब आते हैं हम लोग फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार पर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल से करते हैं। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35, ठीक है। अब कॉपी में ऐसे पेन लगा दो और बंद कर दो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन चलेगा, अभी ये लंबा चलेगा, ठीक है, क्योंकि इसको थोड़ा डिटेल समझाना है।
फंडामेंटल राइट्स, पहली बात तो मन में आना चाहिए कि सर ये फंडामेंटल राइट्स है क्या, है ना, मौलिक अधिकार क्या है, ठीक है। उसके बाद मौलिक अधिकार कितने हैं, ठीक है, इसको कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और मान लो यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम हुई तो हम कहाँ जा सकते हैं, ये सारे प्रश्न बनते हैं। तो वही आज पहले बेसिक क्लियर करते हैं, फिर हम लोग बढ़ेंगे पूरा, एक एक आर्टिकल देखेंगे सब पूरा। सबसे पहले देखो मौलिक अधिकार क्या है, जानते हो क्या मौलिक अधिकार है? मौलिक अधिकार चलो पहले बता, कितने हैं, पढ़े होगे बचपन में, कितने हैं मौलिक अधिकार बताओ तो, ये ऑनलाइन लेवल से पूछ सकते हैं क्या, कैसे बताओ जी, आप लोग भी बताओ, मौलिक अधिकार कितने हैं? 7 हैं, श्योर हो जाओ। हाँ कौन कौन से बताओ तो पीछे। हाँ ओके, ये रिकॉर्डिंग वाले में मैं हरा हरा दिखता हूँ यार, कैसे, थोड़ा कैमरा में ठीक करो, लाइट उठ को है कि नहीं, देखे हो वीडियो ठीक से नहीं आता है, सेट कर दिया, अच्छा ठीक। तो देखो चलो मौलिक अधिकार मैं ही बता देता हूँ भाई, काहे के लिए कस कर रहे हो, इन लोग भी देखो मौलिक अधिकार पहले देख लो है क्या। तो मौलिक अधिकार ना बेसिक राइट्स होते हैं। अगर कोई ह्यूमन है, अगर कोई मानव है, तो उसका बेसिक राइट्स ये है कि वो जीवन जी सके, ठीक है। ऐसे कुछ अधिकार जो उसको इंसान बनाते हैं, इंसान को जीवन जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उसके विकास के लिए जरूरी है, वैसे अधिकार को फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहते हैं। फिर समझिए, कोई अगर इंसान की योनि में जन्म लिया है और उसको डेवलपमेंट करना है, उसको ग्रोथ करना है, अपना विकास करना है, तो कुछ अधिकार उसको देने ही पड़ेंगे, और उन्हीं अधिकारों को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। एक एग्जांपल फिर समझिए, मान लीजिए आपने इंसान योनि में जन्म लिया हो ना, इंसाने हो ना, हाँ है ना, मतलब भगवान उतर गए हैं ऐसे, हॉस्टल वार्डन तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो आप इंसान हो, है ऐसा झूठ मूठ का मैं मान लेता हूँ, ठीक है। और इंसान हो तो आपको अगर विकास करना है, विकास में भी कई प्रकार के विकास होते हैं, आपका सामाजिक विकास होता है, आपका राजनीतिक विकास होता है, सांस्कृतिक विकास होता है ना, ये सब आप विकास करने, चहुमुखी विकास बोलते हैं, ठीक है। ओवरऑल डेवलपमेंट करना है तो आपको क्या चाहिए, कुछ अधिकार चाहिए, जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए आप जन्म लिए और आपको मैं पढ़ाऊँ नहीं, एकदम इल्ले तो अंगूठा छाप, ठीक है। आप बताइए आप अपना विकास कर पाएंगे क्या, ठीक है। भैया वो समोसा देना, तो समोसा कितने का है, 10 रुपये का, ठीक है। 100 का नोट निकाल के दे रहे हो, कितना है, 10 रुपया है, ठीक है। होगा, ठगा गए, विकास हुआ क्या, इसे ठगाते ठगाते चले जाओ, समझ रहे। तो अशिक्षा है आपके विकास में रोड़ा है कि नहीं है यानी शिक्षा एक फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बस यही तो है ना। तो ऐसे सारे अधिकार जो आपके डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं, ठीक है, उसके बिना आपका डेवलपमेंट नहीं हो सकता, वो सारे अधिकार क्या कहलाएंगे, मूल अधिकार कहलाएंगे। समझ में आ रहा है आगे ना। अब जैसे एक और एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो आपको ऐसे बोले कि आप जीवित हो, ठीक है, और आपका तबीयत हमेशा खराब रहता है, ठीक है, सोने ना दूं आपको, सोने ना दिया जाए, सोने ना दिया जाए ना, दिन भर जगह यहीं बैठा रहे, वो नहीं देखे हो कौन वांटेड पिक्चर, ठीक है, देखे नहीं देखे, भुला भी गए, वो गुंडा रहता है ना, उसको सोने नहीं देते हैं, और सोने ना देना सबसे बड़ा प्रताड़ना है, सबसे बड़ा प्रताड़ना। एक दिन सह लोगे, 2 दिन सह लोगे, फिर मरते रहोगे, सोने दो गुरुजी प्लीज़, है ना। तो एकदम सोने ना दिया जाए तो ये क्या होगा, आप मर जाओगे, पागल हो जाओगे। तो सोने का अधिकार भी कैसा है, फंडामेंटल राइट्स, क्लियर है। तो ऐसे बहुत सारे अधिकार जो आपके विकास के लिए जरूरी हैं, क्या कहलाते हैं, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। एक इसको और डेफिनेशन और सुनिए, वो सारे अधिकार, देखो टेक्निकल डेफिनेशन सुनो, वो सारे अधिकार जो किसी संविधान के द्वारा लोगों को प्रदान किए जाते हैं, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। तो 2 डेफिनेशन मैंने बताई, मैं लिख दे रहा हूँ, हालांकि आपको समझने के लिए है, परीक्षा की दृष्टि से तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख देता हूँ। कौन सा अधिकार, तो बोलो तो मानव के चहुमुखी विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक अधिकारों के समूह या संकलन को, समूह को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, ठीक है।
कंप्लीट डेवलपमेंट अगर चाहते हो, ठीक है, तो अगर हमको कुछ अधिकार देने पड़ेंगे, उसी अधिकारों को क्या बोलते हैं, कुछ राइट्स देने पड़ेंगे, उसी को फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। पहला समझ में आया, ये तो सामान्य डेफिनेशन हो गया, सामान्य जिंदगी, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, एक ठो मिंटोस वाला, वो जो संविधान लिखा है पुस्तक में, ठीक है, कौन सा, तो किसी भी देश के, ऐसे पूछ लेगा, किसी भी देश के संविधान के द्वारा, संविधान के द्वारा वहां के लोगों को वहां के लोगों को प्रदान किया जाने वाला अधिकार क्या कहलाता है, फंडामेंटल राइट्स कहलाता है। क्लियर हुआ, समझ आया, ठीक है। यार कौन देगा उस अधिकार को, कौन देगा, संविधान देगा। तो देने का काम किसका है, अब देखो यहां पर से ये क्लियर है ना, लिख लेना ना, पीडीएफ मिल जाएगा, मैं बोल दूंगा, ठीक है। देखो तो सुनो ना, आगे जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। पहली बात तो है कौन देगा, ठीक है, ये प्रश्न आता है, यहां पर आंसर लिखेंगे अपन, ठीक है। दूसरा प्रश्न आएगा किसको देगा, ठीक है। और जानते हो ना, जहां देने लेने की बात है वहां करप्शन चालू होगा, है ना। तो रक्षा करने वाला भी चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। तो उसकी रक्षा कौन करेगा, प्रोटेक्टर कौन होगा, ग्रांटर कौन होगा, ठीक है, गारंटी कौन देगा, ठीक है। अरे आपको दिया जाएगा, टेंशन न लो, दिया जाएगा, ठीक है, थामो थोड़ा सा। तो गारंटी यानी रक्षा कौन करेगा, उसकी गारंटी कौन देगा, ये 3 प्रश्न बनते हैं, ठीक है। और मान लो छीन लेंगे तो छीन लेने पर कैसे करोगे, रोगे, रोगे नहीं, आपका विकास ही नहीं होगा, सोच लो, ठीक है। अरे आप अभी समझ नहीं रहे हो, बहुत 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 बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, ये फंडामेंटल राइट्स बहुत बड़ा चीज़ है। ये जो कंसेप्ट है ना फंडामेंटल राइट्स का, हमने अमेरिका से लिया है, कोई चोरी वाला आदत है ना, मगर अच्छी बातों को लेना कोई गलत बात नहीं है, कैसे जी, है ना। बाग में अच्छे अच्छे फूल को चुन लिए, है ना, तो चोरी बोलोगे क्या, नहीं ना, है ना। तो याद रखिएगा फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से कॉपी किया है, कहाँ का कॉन्सेप्ट है, तो यूएसए का है। कहाँ से है, यूएसए का, ठीक है। बिल ऑफ राइट्स में उन्होंने किया था प्रावधान, और वहाँ से हमने ले लिया है, ठीक है, बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं, सबसे पहले कौन देगा, इसका आंसर कौन बताएगा, कौन देगा, तो अभी लिखा भी था डेफिनेशन में कि फंडामेंटल राइट्स देने का अधिकार कौन है, कौन देने वाला है, तो संविधान देता है, ठीक है। अच्छा, किसको देगा, तो किसको देगा, वहां की जनता को, है ना, किसको देगा, तो वहां की जनता को देगा, लोगों को देगा। और उसकी रक्षा कौन करेगा, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट करता है, यानी न्यायपालिका। कौन है, न्यायपालिका, ठीक है। रक्षा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और यहां पर छीन लेंगे तो किसके पास चले जाओगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास। किसके पास जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास, ठीक है। अगर संविधान में जाएंगे 3 अंग है, बताए थे आपको, तीनों अंग में सबसे स्ट्रॉन्ग अंग कौन सा है, न्यायपालिका, ठीक है। देने का काम इन्हीं लोग का है, विधायिका का, कार्यपालिका का। और नहीं देंगे ना तो सबसे बड़े वाले के पास चले जाना, किसके पास, न्यायपालिका। क्लियर है, तो याद रखिएगा ये 3 प्रश्न बनते हैं। संविधान देता है, अपनी जनता को देगा, छीन लेने पर या फिर उसकी गारंटी, गारंटर कौन है, गारंटर, या फिर उसकी रक्षा करने वाला कौन है, न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट है। और याद रखिएगा छीन लेने पर कहाँ जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो या फिर सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हो, और बाद में बताएंगे। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट्स के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी बन जाएगा। आगे बढ़े, चलो देखो तो फंडामेंटल राइट्स मैं जान रहा हूँ आप लोग सब भुला गए हो, इसीलिए एक फंडामेंटल राइट्स को लिखो, ठीक है। ये शक्तिमान है ना, शक्तिमान के उसमें बना चेस। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स हमारे कितने हैं, क्या क्या है। तो देखो सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला जो स्लाइड है ना, ये वाला है, इसी को मैं कल सबसे पूछूंगा, सबको बताऊंगा, सब पूछूंगा पहले, उसके बाद ही बताऊंगा, ठीक है। देखो सबसे पहला जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसका नाम है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। तो समानता का अधिकार पहला अधिकार होगा, कौन सा अधिकार है, ग्रीन चीज,
समानता का अधिकार। किसका अधिकार? ठीक है, समानता का अधिकार। हमारा फंडामेंटल राइट्स कहां से कहां तक चलता है? तो 12 से 35 तक। चलो 12 से 35 लिख देता हूं। ये जो समानता का अधिकार है ये कहां से कहां तक है इसको मैं बाद में बताऊं, पहले नाम लिख देता हूं, ठीक है, अलग पेन से। पहला अधिकार कौन सा है? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। याद रखना ना, याद करते चलो। दूसरा कौन सा हो जाएगा समानता के बाद? स्वतंत्रता का अधिकार। किसका अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। तीसरा हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध? शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार तीसरा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 3 अधिकार हो गए, ठीक है। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। किसका अधिकार? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, वह शिक्षा का अधिकार, ठीक है, संस्कृति और शिक्षा, ठीक है। रिलीजियस फ्री आपका रिलीजियस कल्चरल एंड एजुकेशनल फ्रीडम, ठीक है। उसका एक देखो संपत्ति का अधिकार। अगला कौन सा है? संपत्ति का अधिकार, ठीक, ओके। और लास्ट है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कितना हो गया देखो तो, गिनो कितना? 7 ही बोल रहे थे क्या? 7 ही बता रहे थे। तो ये 7 फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 7, ठीक है। फिर से समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं। पहला कौन सा हो जाएगा? समानता का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, फिर आपका शोषण के विरुद्ध है, 3 हो गया। और 3 उसके बाद देखो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद संस्कृति शिक्षा का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। और बीच में लिखा हूं यानी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? बीच में ज्यादा पावर रहता है ना, तो संवैधानिक उपचारों का, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए बीच में है, ओके। चलो पहले सबसे पहले आर्टिकल देखो, आर्टिकल, ठीक, आर्टिकल देखिए, आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल ये 14 से लेकर चलेगा 18 तक। कहां तक? 14 to 18 समानता का अधिकार, 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22, 19 से लेकर 22, 19 से लेकर 22 स्वतंत्रता का अधिकार। 23-24, 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। एक एक आर्टिकल देखना है, ठीक है। 23-24 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28, 25 से 28, ओके। संस्कृति शिक्षा का अधिकार 29-30, ठीक है। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31, आर्टिकल 31, ठीक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा आर्टिकल दे के ही प्रश्न पूछता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है? 32 में, ठीक है। बनेगा ये पूरा स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट है ना, याद करना है इसको, सबको डिटेल करना है, बाद में करेंगे। अभी पहले आप देखो एक पॉइंट इसमें छूटा हुआ है। हमारा जब संविधान बना तो ये स्ट्रक्चर था, ठीक है। जब हमारा संविधान बना यानी 26 जनवरी 1950 को जब लागू हो गया पूरी तरह से, तब हमारे पास इतने अधिकार थे। मगर बाद में पता चला कि जो संपत्ति का अधिकार है ये फंडामेंटल नहीं है। कोई भी ना पैसे का भी अपना विकास कर सकता है, ठीक है ना। तो संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट्स नहीं है। तो जब संविधान बना तो पूछ लेगा ना संविधान निर्माण के समय कितने फंडामेंटल राइट्स थे, तो 7। मैं लिख भले नहीं रहा हूं मगर आप समझ रहे बात को।
ठीक है, संविधान निर्माण के समय का स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। मगर अगर पूछ ले वर्तमान में अभी कितने फंडामेंटल राइट्स है, तो 6 है, 6। कौन सा कटमट होगा? ये हरा वाला, संपत्ति का अधिकार भागेगा यहाँ से, ठीक है। तो चलो मैं लिख ही देता हूँ भाई, भरोसा नहीं। संविधान निर्माण के समय फंडामेंटल राइट्स कितने थे? कितने थे जी? 7। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में कितने हैं? 6। कौन सा भागा है? संपत्ति का अधिकार को हटा दिए। क्योंकि मैं बता चुका हूं, कभी भी हटाते हैं जोड़ते हैं तो संविधान संशोधन होता है। तो संशोधन नंबर याद रखना है, 44वां संविधान संशोधन 1978। इसको भगा दिए हैं, और भगा कर कहाँ किए हैं? तो देखो, इसको यहाँ से हटा दिए हैं और फेंक दिए हैं कहाँ पर? भाग 12 आर्टिकल 300 कॉम। कहाँ फेंके हैं इसको? यहाँ पर अभी चला गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट। संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार से हट गया, 3 है ना मौलिक अधिकार, और कहाँ फेंकाया है? तो भाग 12, ठीक है, संविधान में ही है, मगर कहाँ है? भाग 12 में। और किस अनुच्छेद में है? तो 300A में है, 300 क या 300A में। क्लियर है? पहले किस में था? 31 में था। हटा दिया कि नहीं हटा दिया? हटाने के लिए संशोधन करेंगे। नंबर कौन सा है संशोधन का? 44वां संविधान संशोधन 1978। क्लियर हुआ? वर्तमान में कितने हैं? तो 6। पहले कितने से संविधान बना था? तो 7। इसीलिए मैंने यहाँ पर पूरा लिखा है, ऐसे मत समझना, मगर कलर चेंज कर दिया। क्लियर है? ये याद करके आओगे, ठीक है। सुनो तो अभी समान, अब देखो यहाँ से चालू होगा, फिर उसके बाद क्या चालू करेंगे? कहाँ गया जी? ये इसके बाद अब चालू क्या करना है? ये नहीं चालू करना है ना? यही है ना? तो हम लोग एक ना सिनॉप्सिस बनाए हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का। ना केवल एग्जाम, अरे आपके लिए भी तो जरूरी है ना, आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, कैसे यूज करोगे, क्या करोगे, उसके लिए भी तो जरूरी है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है कौन सा होगा? समानता का अधिकार। कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 14 से 18। 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16, 17, 18 में क्या है, ये सब को देखेंगे, छोड़ना नहीं है, ठीक है। हमारे सिलेबस का पार्ट है, फंडामेंटल राइट्स लिखा हुआ है एकदम स्पष्ट रूप से। तो देखो ये हमारा हो गया। अगला हेडिंग डाल देना समानता का अधिकार, ठीक है, और आर्टिकल 14 से 18 तक कर रहा है। यहाँ पर रोकते हैं क्लास को। यहाँ तक बताइए, अगर कोई समस्या है, कोई डाउट हो ऑनलाइन ऑफलाइन में तो पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने लिख दिया है यहाँ, इसको मिटाई देता हूँ। ठीक, चलो इसको सेव कर दीजिएगा, ठीक। कोई डाउट है? बंद कर दीजिए, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ।